हेलो दोस्तों, मैं कमल किशोर आप सभी का द सीजीपीएससी कोच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि विदित है कि सहायक शिक्षक और शिक्षक दोनों की जो वैकेंसी है वो राजपत्र में प्रकाशित हो चुकी है, जिसका कल 6 मई से ऑनलाइन फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। हमारी संस्था द सीजीपीएससी कोच के द्वारा ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से व ऐप के माध्यम से आपको इसकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी। जो भी स्टूडेंट हमसे जुड़ना चाहते हैं वे गूगल प्ले स्टोर से जाकर द सीजीपीएससी कोच के ऐप को डाउनलोड कर ले। और मैं आपको यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि 8 मई से रेगुलर क्लासेस हमारी ऐप के माध्यम से दी जाएगी, जिसके अंतर्गत पहले आपको लाइव मिलेगा और बाद में फिर उसको आपको रिकॉर्डेड दिया जाएगी, जिसकी वैलिडिटी 1 साल रहेगी। तो आइए चलते हैं मुख्य टॉपिक की ओर। मैं आपको इस शिक्षक भर्ती के दौरान आपको मैं हिंदी सब्जेक्ट का गाइडेंस दूंगा, ठीक है। तो आइए हिंदी क्यों पढ़ें। हिंदी जो है उसका जो आपको पता होगा कि हिंदी आपका जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा में करीबन 25 मार्क्स का आएगा। और ये हिंदी जो है बहुत ही जल्दी ही आपका ये सिलेबस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा और आप इसमें 25 में 25 मार्क्स पूरी तरह से पा सकते हैं। तो आइए समय व्यर्थ ना करते हुए हम सीधे टॉपिक पे चलते हैं। जब आप शिक्षक भर्ती का सिलेबस देखेंगे तो शिक्षक भर्ती और सहायक शिक्षक दोनों के ही सिलेबस में सबसे हमारा पहला टॉपिक है वो है वर्ण। क्या है दोस्तों? वर्ण। तो अब शुरू करते हैं। वर्ण, वर्ण किसे कहते हैं? तो मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वह पूरा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा ताकि आप 25 में 25 नंबर ला सके, ठीक है। तो सबसे पहले वर्ण, वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण आप ध्यान रखेंगे कि यह क्या होती है, भाषा की लघुत्तम इकाई होती है। आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि भाषा की लघुत्तम इकाई किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि भाषा की जो लघुत्तम इकाई होती है वह क्या होती है, वह वर्ण होती है, ठीक है। यह हो गया आपका पहला। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए कि भाषा की लघुत्तम इकाई कौन सी है, तो आप बताएंगे कि भाषा की लघुत्तम इकाई कौन सी है दोस्तों, तो वह है वर्ण। दूसरा आप याद रखेंगे वर्ण का कि वर्ण क्या है। तो वर्ण वह मूल ध्वनि है। कौन सी ध्वनि है? मूल ध्वनि है जिसके खंड नहीं हो सकते हैं। जिसके क्या नहीं हो सकते हैं दोस्तों? खंड नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट आपसे पूछा जाएगा कि उस ध्वनि, वह ध्वनि जिसके खंड नहीं हो सकते उसे क्या कहा जाता है। तो आप बताएंगे दोस्तों कि उसे क्या कहा जाता है, उसे वर्ण कहा जाता है। जैसे मैं अगर अपना एग्जांपल लूं कि मैंने कहा कमल, एक आपने शब्द लिया और वह है कमल, तो आपको इसमें क्या सुनाई दे रहा है? 3। तो आप बोलेंगे सर इसमें 3 वर्ण है। नहीं, इसमें 3 वर्ण नहीं है, इसमें 6 वर्ण है, क्योंकि जब आप इसे विभाजित करेंगे आगे तो यह और विभाजित होगा। जैसे कि ये जो क है वह आपको क्या मिलेगा? क धन आ। क्योंकि आपको पता है, या नहीं भी पता होगा तो आगे मैं जब व्यंजन पढ़ाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि व्यंजन जो है उसमें अ की ध्वनि क्या होती है, छिपी हुई रहती है। तो ये जो क आपको दिखाई दे रहा है वह एक्चुअल में क्या है? क में हलन की मात्रा और अ। म क्या हो जाएगा आपका? म धन आ। और आपका ल क्या हो जाएगा? ल धन आ। तो आपको कितने दिखाई दे रहे हैं? तो आपको दिखाई दे रहे हैं 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 और ये 6। एग्जाम में इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एक बार एग्जाम में पूछा कि जो राम शब्द है इसमें कितने वर्ण है, ये जो राम शब्द है इसमें कितने वर्ण है। वैसे ही पूछ सकता है कि कमल शब्द में कितने वर्ण है, विद्यालय शब्द में कितने वर्ण है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप बताएंगे कि भाई जैसे राम वर्ण इसको पूछा गया है कि राम में कितने वर्ण है, तो मैंने क्या बताया कि मूल ध्वनि जिसके खंड नहीं हो सकते। तो राम के अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये रा हो जाएगा। और क्या है? ये आ की मात्रा इसमें जुड़ी हुई है, म धन आ। तो आपको दिख रहा है कितना हो गया? 1, 2, 3 और 4। तो आपको क्या मिल गए कि राम जो शब्द है उसमें कितने वर्ण है दोस्तों? तो उसमें है आपके 4 वर्ण। और जिस भी ऑप्शन में आपके 4 वर्ण रहेंगे उस ऑप्शन को आप क्या कर देंगे दोस्तों? टिक कर देंगे, ठीक है। तो अब आपको फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण जो होती है वो भाषा की लघुत्तम इकाई होती है, मतलब इससे छोटी इकाई नहीं हो सकती भाषा की। दूसरी, या वह मूल ध्वनि होती है जिसके कि खंड नहीं किए जा सकते, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने बता दिया, अपना नाम है, मैंने अपने नाम को तोड़ के बता दिया कि किस तरह वर्ण कहा जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये तो हुई बात वर्ण की। अब आगे बात आती है वर्णमाला की, ठीक है। वर्णमाला कि वर्णमाला किसे कहते हैं?
तो वर्णमाला किसे कहते हैं? सिंपल सी चीज है, अगर एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाए कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो जो वर्णों के व्यवस्थित समूह होता है, ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह या उसके समुदाय को, ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को या उसके समुदाय को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि वर्णमाला की संख्या कितनी होती है? वर्णमाला की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों वर्णमाला की संख्या कितनी होती है? टोटल 52 होती है। इसको भी एग्जाम में पूछता है, आपको इसको ध्यान रखना है। ये तो खैर बचपन में भी आप पढ़े हैं कि वर्णमाला की संख्या कितनी होती है? 52। लेकिन अब यहीं से ट्विस्ट शुरू होता है कि आप जब पढ़े थे बचपन में, आप जब बचपन में पढ़े थे तो आप क्या पढ़े थे कि ये जो 52 में आप क्या पढ़े थे कि आपके 13 स्वर होते हैं और 39 व्यंजन होते हैं। आप ये पढ़े थे बचपन में। लेकिन आप जब आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो आप बचपन का चीजें नहीं रहेंगे, आप उससे एडवांस जानेंगे, ठीक है। तो आपसे अगर आप पूछा जाए तो आप ये अच्छे से ध्यान से सुनेंगे कि ये 52 कैसे है। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कि ये 52 क्या क्या होते हैं। तो ये 52 होते हैं सबसे पहले स्वर। स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 11। सबसे पहले इसी चीज को ध्यान रखेंगे, एग्जाम में 13 मार्क नहीं आ जाएंगे। अगर पूछेगा कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। तो बोले सर 13 थे, वो 2 कहाँ गया? तो वो 2 जो है वो उसे कहा जाता है अयोगवाह। अयोगवाह की संख्या होती है 2। फिर बारी आती है व्यंजन की। तो व्यंजन जो होते हैं, मैंने बताया, तो व्यंजन आपको कितने दिख गए? 39। अभी 39 कैसे है? तो सबसे पहले आपके हो गए स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या हो गई आपकी 25। उसके बाद आपके हो जाएंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या हो गई आपकी 4। फिर आपकी आ गए ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन भी आपके हो जाएंगे 4। उसके बाद आपके द्विगुण व्यंजन आएंगे, जिन्हें मैं आगे में बताऊंगा ये सब चीजों को। तो द्विगुण व्यंजन कितने हो जाएंगे? 2। और आपका आ जाएगा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या हो जाएगी 4। इस प्रकार आप देखिए 11 और 2 13, 13 और ये देखिए 25, 25 4 29, 29 4 33, 33 और 2 35 और ये 39। तो ये 39 आपके क्या हो गए? व्यंजन हो गए। और ये 11 आपके क्या हो गए? स्वर हो गए। इस प्रकार टोटल आपके वर्णमाला कितने हो गए? टोटल कितने हो गए? 52 हो गए। आइए अब आगे चलते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि वर्णमाला की संख्या कितनी है, तो 52 है। अब इसको हम एक एक करके देखते हैं। तो वर्णमाला को अपन कितने भागों में बांट सकते हैं? तो वर्णमाला को अपन कितने भागों में बांट सकते हैं? अपन मुख्यतः 2 भागों में बांट सकते हैं। एक को बोलते हैं स्वर और दूसरे को बोलते हैं व्यंजन। पहले को अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि व्यंजन किसे कहते हैं, सॉरी वर्णमाला किसे कहते हैं, या तो व्यवस्थित समुदाय को क्या, वर्णों के व्यवस्थित समुदाय को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। और ये वर्णमाला कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं स्वर और दूसरे को बोलते हैं व्यंजन। तो चलिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं स्वरों को। स्वर किसे कहते हैं? अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए स्वर किसे कहते हैं, तो स्वर क्या होता है? स्वर वे ध्वनियां होती हैं या वे वर्ण होते हैं, ठीक है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक किया जा सकता है, ठीक है, स्वतंत्रता पूर्वक किया जा सकता है। मतलब इसके लिए आपको किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं है। जैसे अगर आपको अ बोलना है, जैसे आपने कहा अ, तो अ का क्या हो जाएगा? वो स्वतंत्र है, उसके लिए आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने अभी बताया था, जैसे मैंने क, तो इस क में क्या होता है? ये क में हलंत और आ। तो इसमें देख रहे हैं कि इसमें जब आप अ को जोड़ेंगे तब ये आप क्या कर सकते हैं? क। तो अगर आपको क का उच्चारण करना है तो आपको अ की मात्रा उसमें जोड़नी पड़ेगी। लेकिन स्वर में क्या हो रहा है? अगर आपको अ की उच्चारण करना है तो आपको अ की मात्रा जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो आप अगर एग्जाम में पूछता है कि वे ध्वनियां या वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक होता है,
उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे स्वर कहते हैं। अब आपसे एग्जाम में पूछेगा कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो हिंदी में स्वरों की संख्या है टोटल 11। और ये 11 कौन से हैं? पहला आ, ई, बड़ा ई है ना, आ अनार का, आ आम का, ई इमली का, ठीक है, ई, उ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ और औ और री। ये जो है आपके 11 हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है तो 11। इसको अच्छे से याद रखिएगा, 13 मार्क मत आइएगा। जो अयोगवा है अम और आहा, वो अयोगवा में आएगा। स्वरों की संख्या हिंदी में कितनी है? 11 है। कौन सी 11 है? तो ये 11 है। आ ई उ ए औ और ये री। आइए चलते हैं हम आगे, चल के अपना आगे का देखते हैं कि स्वरों के प्रकार। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपका सबसे पहला क्वेश्चन हो सकता है इसी टॉपिक से ही आए। तो आप आज समझ लीजिए आपकी क्लास में, आज की क्लास में आपका 1 नंबर पक्का हो गया। इसलिए अंत तक इस क्लास से जुड़े रहिए, मेरी गारंटी है आप 1 नंबर आज की क्लास में पक्का करके जाएंगे। तो आइए देखते हैं स्वरों का प्रकार या स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों के कितने प्रकार हैं? तो आप देखिए इन आधारों पर हम क्या कर सकते हैं, स्वरों का वर्गीकरण कर सकते हैं। आपको एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं, या उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं, जीभ के आधार पर कितने भेद हैं, मुख खुलने के आधार पर कितने भेद हैं, होंठ के आधार पर कितने भेद हैं और घोषत्व के आधार पर कितने भेद है। तो आइए चलते हैं हम एक एक करके इसको देखते हैं कि क्या क्या है करके। तो सबसे पहला आता है मात्रा या उच्चारण के आधार पर। अगर आपसे पूछा जाए कि मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं, तो आप बताएंगे मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों के कुल 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। पहला आपका हो गया ह्रस्व स्वर या लघु स्वर, दूसरा हो गया आपका दीर्घ स्वर और तीसरा आपका हो गया प्लुत स्वर। अब ये क्या चीज होते हैं? तो देखिए मात्रा, आप मात्रा पढ़े होंगे, हिंदी मात्राओं की संख्या कितनी है? 10 मात्राएं होती है। जैसे मैंने बोला आम, तो इस आम में ये जो आ है इसमें क्या है? आ की मात्रा लगी हुई है। तो ये मात्रा, तो मात्रा बोले या उच्चारण बोले उसमें अनुसार जो है 3 होता है, ह्रस्व या लघु स्वर। तो ये ह्रस्व या लघु स्वर में क्या होता है? जिसके उच्चारण में कम समय लगे। अगर आपसे पूछा जाए कि मात्रा या उच्चारण के आधार पर कितने भेद होते हैं, तो आप बताएंगे मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर मतलब क्या हो गया? उच्चारण में आपके क्या लगेगा? कम समय लगेगा। उच्चारण में आपका क्या लगेगा? कम समय लगेगा। या आप बोल सकते हैं कि एक मात्रा का समय लगेगा। ये दोनों चीज याद रखेंगे आप, ठीक है। हो सकता है आप एग्जाम में पूछ दे कि वह स्वर जिसके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ह्रस्व या लघु स्वर, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है 4। ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से याद रखेंगे। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि ह्रस्व या लघु स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे ह्रस्व या लघु स्वरों की संख्या कुल 4 होती है। और वो 4 कौन कौन से हैं? तो वो आपके 4 हैं अ, छोटा ई, छोटा ऊ और री, ऋषि का री। तो ये जो 4 हैं ये आपकी क्या आएंगे? लघु स्वर। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि लघु स्वरों की संख्या या ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी में कितनी होती है? इनकी संख्या 4 होती है। और ये 4 कौन से हैं? अ, ई, उ और री, ठीक है। अब इसे आप पहचानेंगे कैसे? इसके उच्चारण में कम समय लग रहा है, अ बोले कम समय लगा। या फिर आप ये चेक करेंगे कि इसकी मात्रा क्या है। आप देख रहे हैं इनमें कोई मात्रा लगी है क्या? नहीं लगी है, मात्रा विहीन है, मतलब इनका उच्चारण में क्या लगेगा? कम समय लगेगा। इसलिए क्या हो गए? ये लघु स्वर हो गए। बारी आती है, बात करते हैं दीर्घ स्वर की। तो दीर्घ स्वर मतलब क्या हो गया कि उच्चारण में आपका 2 गुना समय लगेगा। उच्चारण में आपका क्या लगेगा? 2 गुना समय लगेगा। अब ये 2 गुना समय क्यों लगेगा भाई बताओ? क्योंकि ये 2 गुना समय इसलिए लगेगा क्योंकि इसमें 2 मात्रा लगेगी।
क्योंकि इसमें दो मात्राएं आ जाएंगी, इसके चक्कर में क्या हो जाएगा, इसमें दोगुना समय लगेगा। अब इनकी संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 7 होती है। इसको भी एग्जाम में पूछा जाएगा कि लघु स्वरों की संख्या कितनी है, तो 4 है। और अगर आपसे पूछे कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 7 होती है। अब ये 7 कौन कौन सी है, सीधी सी बात है, आपको पता है कि टोटल कितने होते हैं, 11। 11 में 4 हो गए ह्रस्व लघु स्वर, तो बच गए 7। तो ये 7 कौन से हो जाएंगे आपके, आ, बड़ा ई, बड़ा उ, ए, आए, ओ और औ। ये 7 आपके क्या हो गए, ये जो सातों हैं, ये सातों आपके किसके अंतर्गत आ गए, ये सातों आपके आ गए दीर्घ स्वर के अंतर्गत। जैसे हम किसी का भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इस ई का एग्जांपल ले ले, तो ये जब हम ई में जब हम ई को जोड़ देते हैं तो ये क्या बनता है, बड़ा ई बनता है। तो देखिए एक मात्रा और ये दो मात्रा, इसलिए इसमें क्या हो गया आपका, दोगुना समय लगा, इसलिए इसको क्या कहा गया, दीर्घ स्वर कहा गया। अब बारी आती है प्लुत स्वर की। प्लुत स्वर मतलब इसमें क्या होगा, उच्चारण में 3 गुना समय लगेगा। तो प्लुत स्वर मतलब क्या हो गया, उच्चारण में 3 गुना समय लगेगा। जैसे हमने कहा कॉपी, राम, ठीक है, जैसे मैंने लिखा राम, या मैंने लिखा कॉपी, या मैंने लिखा ओम, ठीक। इस तरह के जो भी एग्जाम्पल है वे सभी किसके आ जाएंगे, प्लुत स्वर के, ठीक है। फिर से एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि लघु स्वर मतलब क्या हो गया, जिसके उच्चारण में कम समय लगेगा, या फिर कह सकते हैं कि एक मात्रा का समय लगेगा। इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों, इनकी संख्या होती है 4, अ, ई, उ और री। उसी प्रकार दीर्घ स्वर की बारी आएगी तो दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, तो ये इनकी संख्या होती है 7। और ये क्या होते हैं, इनके उच्चारण में क्या होता है, दोगुना समय लगता है, क्योंकि इनमें 2 मात्रा लगती है। कौन कौन सा है, आ, बड़ा ई, उ, ए, ओ और औ। फिर बारी आती है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर मतलब तिगुना समय। अब यहाँ पे और चीज ध्यान देने लायक बात है, अगर आप बोले हिंदी में पूछा जाए कि हिंदी में क्या है, तो हिंदी में आप याद रखेंगे केवल ह्रस्व स्वर और ये दीर्घ स्वर, हिंदी में आपके ये दोनों ही प्रयुक्त होते हैं। ह्रस्व स्वर प्रयुक्त होता है और ये दीर्घ स्वर प्रयुक्त होता है। अब मैंने आपको बताया हिंदी में कितने स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं। तो देखिए 7 और 4 ये दोनों में ही डिवाइड हो जाते हैं, प्लुत में नहीं है, क्योंकि ये प्लुत का यूज कहाँ पे होता है, आप ध्यान रखेंगे, इसका यूज होता है आपका संस्कृत में, हिंदी में यूज नहीं होता प्लुत का। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ दिया कि इनमें से किस स्वर का हिंदी में उपयोग नहीं होता है, तो आप बताएंगे कि प्लुत स्वर का हिंदी में प्रयोग नहीं होता, क्योंकि इसका प्रयोग संस्कृत में होता है, ठीक है। हिंदी में किसका हो गया आपका, ह्रस्व और दीर्घ स्वर, ठीक है। आइए चलते हैं हम दूसरे प्रकार की ओर। तो दूसरा प्रकार है आपका उत्पत्ति के आधार पर, कि उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद हैं, तो 2 भेद है। पहले को हम कहेंगे मूल स्वर, दूसरे को हम कहेंगे संधि स्वर। मूल स्वर क्या होते हैं, ऐसे स्वर जिनका जो अलग अलग वर्णों से नहीं बनते, ठीक है, जो अलग अलग वर्णों से नहीं मिलके बनते हैं, है ना, जो अलग अलग वर्णों के मेल से नहीं बनते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे, मूल स्वर, ठीक है। जिनकी उत्पत्ति 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल के उत्पन्न नहीं होती है, वे अपने में स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। इनकी भी संख्या कितनी होती है, मूल स्वरों की भी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। एग्जाम में इसको बहुत पूछा जाता है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो मूल स्वरों की संख्या होती है दोस्तों 4 होती है। और ये 4 कौन से हैं, आ, ई, उ और री। ये जो 4 हैं, ये आपके 4 क्या हो जाएंगे दोस्त, मूल स्वर हो जाएंगे। एग्जाम में आपसे सीधा पूछ देगा अ कौन सा स्वर है, 4 ऑप्शन दे देगा, मूल स्वर, संधि स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। तो आपको बताना है कि जैसी अ आएगा तो आप बताएंगे कि अ क्या है, एक मूल स्वर है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति अन्य वर्णों के मेल से नहीं हो रही है, ठीक है। इसी प्रकार संधि स्वर की बारी आएगी, तो संधि स्वर जो है वो क्या होते हैं, 2 या 2 स्वरों के मेल से बनते हैं, ठीक है। ये क्या होंगे, 2 स्वरों के मेल से बनेंगे, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होगी,
जब इनकी संख्या 4 है तो सीधी सी बात है इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, इनकी संख्या हो जाएगी टोटल 7। और ये संधि स्वर को अगर जब हम आगे और दो भाग में अगर डिवाइड करेंगे तो एक को बोलेंगे दीर्घ संधि स्वर और एक को बोलेंगे हम संयुक्त स्वर। तो दीर्घ संधि स्वर क्या है, तो दीर्घ संधि स्वर में क्या है, समान वर्णों का मेल होगा। आप ध्यान रखेंगे कि इसमें क्या होगा, समान वर्णों का मेल होगा। और संयुक्त स्वर में क्या होगा, असमान वर्णों का मेल होगा। ये इसमें क्या है अंतर। ठीक है दोस्तों, मूल स्वर मतलब क्या होगा, किसी भी प्रकार के वर्णों का मेल नहीं होगा। संधि स्वर मतलब क्या होगा, दो स्वरों के मेल से बनेगा। अब ये संधि स्वर भी क्या होगा, दो प्रकार का होगा, एक होगा दीर्घ संधि स्वर, दूसरा होगा संयुक्त स्वर। तो जब हम दीर्घ की बात करेंगे तो दीर्घ में क्या होगा दोस्तों, आपके समान वर्णों का मेल होगा। जैसे मैं अगर कहूं आ, ठीक, तो आ किससे किससे मिलकर बना है, आ और आ से मिलकर बना है। इसी प्रकार मैं अगर बड़ा ई की बात करूं तो बड़ा ई किससे मिलकर बना है, ई और दो छोटा ई से मिलकर बना है। और जब मैं ऊ की बात करूं तो वो किससे मिलकर बना है, ऊ और ऊ से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये जो हो गए वो कितने हो गए, ये 3। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए कि दीर्घ संधि स्वरों की संख्या कितनी होती है तो आप बता सकते हैं कि कितनी होती है, 3 होती है। तो आपको यही चीजें बारीकी से पढ़ना है। जब आप स्कूल में थे तो इतनी बारीकी से आप नहीं पढ़ते थे, आप मोटा मोटा पढ़ लेते थे कि 13 स्वर है, 39 व्यंजन है, टोटल 52 है। आप इस तरह डीप में घुस के नहीं पढ़ते थे। ठीक है, उसके बाद हो सकता है आप इंजीनियरिंग किए और कोई पढ़ाई किए, फिर इंग्लिश पढ़ने के चक्कर में आपकी हिंदी जो है ना, आपको लगता है हिंदी बहुत अच्छी है, लेकिन जब आप हिंदी को डिटेल में ग्रामर में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा आपकी हिंदी उतनी अच्छी नहीं जितना आप सोचते हैं। इस चीजों का आप बहुत अच्छे से ध्यान से रखेंगे क्योंकि इतनी बारीक बारीक चीजें पूछेंगे। ऐसी पूछ देगा कि आ किसका उदाहरण है, दीर्घ स्वर संधि का, संयुक्त स्वर संधि का, मूल स्वर संधि का। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है दीर्घ, मतलब क्या होता है, जब दो समान वर्ण मिल जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं दीर्घ। संख्या पूछ दिया तो ये संख्या कितनी होगी, 3। वैसे ही संयुक्त स्वर, तो संयुक्त स्वर की संख्या कितनी हो जाएगी, इनकी संख्या हो जाएगी 4। और संयुक्त स्वर हम किसको कहेंगे, जिसमें क्या होगा, असमान वर्णों का मेल होगा। जैसे कि पहला हम देखते हैं ए, तो ए कैसे बनेगा, आ और ई। जब आपका आ और ई का जब मेल होगा तो वो बनेगा ए। कई बार आपसे हो सकता है डायरेक्ट एग्जाम में ही क्वेश्चन पूछ दे कि ए किन दो वर्णों के मेल से बना है, तो आपको याद रहेगा तब तो आप बता पाएंगे। ऐसे तो 11 है, तो आप बताएंगे आ और ई का जब मेल होगा तो वो क्या बनेगा, ए बनेगा। उसी प्रकार जब ए की बारी आएगी तो जब आपके आ में ए जुड़ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा। इसी प्रकार आपका ओ कैसे बनेगा, तो आपका आ और ऊ जब मिलेगा, छोटा ऊ, तो आपका बनेगा ओ। और आपका जब आ और ओ जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा आओ। उम्मीद करता हूं आप सभी मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। एक बार मैं फिर से रिवीजन कर देता हूं क्योंकि ये बहुत ही छोटी सी चीजें हैं, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा भी ध्यान से गलती कर दिए एग्जाम में आपके चले जाएंगे नंबर। और अगर आपको इसने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो समझिए आपका 1 नंबर तो आपको बोनस मिल गया। आज ही समझ लीजिए आपका 150 नंबर में पहला नंबर का बोनी हो गया है। तो ये मूल स्वर मतलब कितने हो गए, 4 हो गए। कौन से 4 हो गए, आ ई उ और री। और समझिए लघु स्वर बोलेगा तो भी वही है। उसके बाद बारी आती है संधि स्वर, तो संधि स्वरों की संख्या कितनी होगी, 4। अब ये सॉरी संधि स्वरों की संख्या कितनी होगी, 7। और ये 7 में 3 क्या है, दीर्घ संधि स्वर है, और 4 क्या है, संयुक्त स्वर है। दीर्घ संधि स्वर मतलब क्या होगा, जो समान वर्णों के मेल से बनेंगे, जैसे आ ई और उ, बड़ा ऊ। और संयुक्त स्वर मतलब जो असमान वर्णों के मेल से, देखिए असमान वर्ण है, आ के साथ आ ना हो के क्या है, ई है, तो असमान हो गया ना, इसीलिए क्या हो गया ये संयुक्त स्वर। तो ए मतलब आ और ई, ए, आ और ए का मिलन, ओ क्या हो जाएगा, आ और उ का मिलन, और ओ क्या हो जाएगा, आ और ओ का मिलन। आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रकार की ओर। अब हमारा अगला प्रकार है जीभ के आधार पर। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जीभ के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं, तो आप बताएंगे कि जीभ के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। आप जब बायोलॉजी पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि जीभ के कितने पार्ट होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है अग्र भाग, दूसरा होता है मध्य भाग, तीसरा होता है आपका पीछे वाला भाग, है ना। जब बायो पढ़ेंगे तो आप पता चलेगा कि आपको जो बोले कि मीठा खाते हैं आप,
तो मीठा का एहसास कहाँ होता है, तो जीभ के अगले भाग से आपको मीठे का एहसास होता है, पीछे भाग से आपके कड़वेपन का एहसास होता है, बीच वाले भाग से आपको खट्टेपन और खारेपन का एहसास होता है। तो ठीक उसी तरह इसमें क्या हुआ, हिंदी में कर दिया। जब आप ट्रेडिशनल बुक लेंगे या आप बचपन में जो पढ़े हैं उसमें ये सब चीजें नहीं रहती, ये थोड़ी सी एडवांस चीजें, और एग्जाम में यही पूछेगा, आप एकदम, आप कभी कंपटीशन की तैयारी किए नहीं, आप एकदम चका जाएंगे, ये क्या आ गया, ये क्या फालतू फालतू चीज आ जा रहा है करके, ठीक है, कुछ नहीं है, एकदम ईजी है, ठीक है। तो जीभ के आधार पर मतलब ऐसे वर्ण, मतलब ऐसे स्वर जो कि जीवा के किस भाग से बोले जा रहे हैं, ये पूछा जा रहा है। तो सिंपल सा है, आप इसमें याद रखेंगे सबसे पहले मध्य, मध्य में केवल एक है और वो है अ अनार का, ठीक है। इसी को सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछता है कि अ किस प्रकार का स्वर का उदाहरण है, अग्र स्वर, मध्य स्वर या पश्च स्वर, या डायरेक्ट पूछता है कि इनमें से कौन सा मध्य जीभ से बोला जाता है या इसे किसे मध्य स्वर कहा जाता है, मतलब जीभ के मध्य से इनमें से कौन सा स्वर बोला जाएगा। तो आप याद रखेंगे आ, बस आपको इसी को याद रखना है। फिर बारी आती है आपके अग्र स्वर की, किसकी बारी आती है, अग्र स्वर की। तो अग्र स्वर में आप याद रखिएगा कि देखिए अभी एक पीएससी में पोस्ट वेटिंग में है जिसका रिजल्ट आएगा, वो है आपका एई। एई मतलब क्या हो गया, असिस्टेंट इंजीनियर, एक पोस्ट आता है, सीजीपीएससी आपका लेता है। आप इसको ध्यान रखेंगे, एई, एई मतलब आपका हो गया ए, आई, ई और ई, ये आपके चार जो हो गए, ये आपका अग्रस्वर हो गया, एक हो गया आपका मध्य स्वर। अब बारी आता है पश्च स्वर। अब पश्च स्वर कौन कौन सा होता है, तो अब जब आपको पता है कि ये 5 पता चल गए, तो आपको पश्च स्वर याद करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, जबरदस्ती रट के कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, आपको केवल ये 2 याद रखना है कि मध्य स्वर कौन सा है अ, और अग्र स्वर कौन सा है ए ई, ठीक है। तो ए आई ई और ई ये आप याद कर लिए। अब जो बच गया वो सब क्या हो जाएंगे, पश्च स्वर। लेकिन आप इसमें ध्यान रखेंगे कि जो री है ना, उसको अपन हिंदी में यूज नहीं कर रहे हैं आजकल, ठीक है, री की जगह क्या होता है, री यूज होता है। तो इसलिए याद रखेंगे जो 11 है ना, उसमें री को अप साइड कर देंगे। तो बच गए कितने, एक साइड होने के बाद 10 बच गए, 5 हमारे पास है, तो जो 5 बच गए उसको आप पश्च स्वर में लिख दीजिए, आ, और कौन सा हो गया, उ, ओ और आओ, ठीक, आ उ औ और औ, ये जो आपके हो गए, ये सभी किस में चले गए, आपके पश्च स्वर में। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको पश्च स्वर का याद करने का जरूरत नहीं है, आपको केवल याद करना है क्या, अग्र स्वर याद करना है और मध्य स्वर याद करना है, और उसके बाद जो बच गया वो सीधा क्या हो जाएगा, पश्च स्वर। सीधा आपको देखना है ऑप्शन में, जैसे पूछ दिया उ कि ऊ किस प्रकार का स्वर है, या ऊ कौन सा स्वर है, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, या बोल दिया इनमें से कौन सा पश्च स्वर है। आप ऑप्शन देखे, अ देखे, अरे ये तो मध्य हो ही नहीं सकता, ए या ई, इन दोनों में से कोई एक आ गया, वो तो अग्र स्वर है, खत्म। अब जो भी बच गया सीधी सी बात है, वो क्या हो जाएगा, ऊ क्या हो जाएगा, आपका पश्च स्वर हो जाएगा। तो इसी के साथ आपका ये हो गया आपका जीभ के आधार पे कंप्लीट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जीभ के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो जीभ के आधार पर स्वर होते हैं 3, एक को बोलते हैं अग्र, दूसरे को बोलते हैं मध्य, तीसरे को बोलते हैं पश्च। तो अग्र में आप याद रखेंगे ए, असिस्टेंट इंजीनियर वाला, ए और ई, मध्य आप याद रखेंगे आ, और उसके बाद जो बचेगा वो आ जाएगा आपका पश्च स्वर। एक चीज और ध्यान रखेंगे, कई कई बुक में आप जब पढ़ेंगे तो आपको ये भी दिखेगा औ, ठीक है, औ करके। तो ये क्या होता है, आप देखेंगे कुछ कुछ शब्द होते हैं, आगत शब्द बोलते हैं जिसको, है ना, क्या होता है जो कि देवनागरी लिपि में नहीं है, लेकिन किसी दूसरे लिपि के माध्यम से या किसी भाषा के माध्यम से आ गया, जैसे हम बोले कॉलेज या हम बोले नॉलेज, कॉलेज बोल दिए कि नॉलेज बोल दिए, है ना। तो इसमें देखिए क्या आ रहा है, अ, तो ये जो अ है ये भी क्या आता है, पश्च स्वर में भी इसको क्या कर देते हैं, गिनती कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका हो गया जीभ के आधार पर। अब बारी आती है आपके मुख द्वार खुलने की स्थिति के आधार पर। किसके आधार पर, मुख द्वार खुलने की स्थिति के आधार पर। है दोस्तों, अब हम अगले प्रकार की ओर देखते हैं। तो अगला हमारा जो प्रकार है वो मुख द्वार खुलने की स्थिति के आधार पर है, मतलब हमारा जो मुख खुलता है उसके आधार पर कितने प्रकार होते हैं। तो उसके आधार पर आप याद रखेंगे दोस्तों 4 प्रकार होते हैं। पहले प्रकार को हम बोलते हैं विवृत। विवृत का मतलब आप समझ लीजिए कि मुंह पूरा खुला हुआ, ठीक है, मुंह जो है वो पूरा खुला हुआ है, ठीक है। जैसे कि मैंने अगर उच्चारण किया आ, मैंने बोला आ, देखिए पूरा मेरा मुंह ओपन हो गया।
तो ये हो गया आ। इस तरह पूछेगा कि आ किस प्रकार का स्वर है, तो आप बताएंगे कि आ क्या है, विवृत स्वर है। ठीक है, इसी प्रकार का आपसे क्या कर सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, बोलेगा इनमें से कौन सा विवृत स्वर है, कौन सा अर्ध विवृत है, कौन सा संवृत है और कौन सा अर्ध संवृत है। ठीक है, तो विवृत मतलब क्या होगा, ओपन, सीधा इंग्लिश में याद रखिए, ओपन, फुल ओपन। फुल ओपन मतलब आपका हो गया विवृत। ठीक है, आ। अब आपसे पूछे अर्ध विवृत मतलब आधा खुला हुआ, मतलब आधा खुला हुआ की स्थिति। जैसे मैंने कहा आ, मैंने कहा आए, मैंने कहा ओ, मैंने कहा औ। तो ये जो चारों हैं, ये चारों आपके क्या हो जाएंगे, आपके अर्ध विपरीत। अर्ध विपरीत मतलब आपका समझ लीजिए हाफ ओपन। ठीक है, आपका मुंह क्या रहेगा, हाफ ओपन रहेगा, अ, ए, ओ। ठीक है, और अ। ठीक है, तो ये पूरा नहीं खुल रहा है, उसमें क्या हो रहा है, आपका आधा खुल रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा विपरीत स्वर है, तो विपरीत स्वर केवल एक है और वो है आपका आ। अगर आपसे पूछा जाए अर्ध विपरीत स्वर मतलब जो कि आपका मुंह जिसमें हाफ खुला रहेगा, तो अ, ए, ओ और अ। इसी प्रकार अर्ध संवृत स्वर, तो अर्ध संवृत स्वर क्या होते हैं, इसमें क्या होगा, बंद। कैसा बंद, हाफ बंद, तो हाफ क्लोज मतलब कि आधा बंद। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, आपका मुख द्वार क्या रहेगा, आधा बंद रहेगा। अब ये कौन से हो जाएंगे, देखिए ये बड़ा ए है, इसका भाई छोटा है, ये औ है, सॉरी ये औ रहेगा, ये औ का छोटा भाई क्या हो जाएगा, ओ। तो ये जो अ है ये क्या हो जाएगा, आपका अर्ध संवृत स्वर। अब इसके बाद जितने भी बच गए वो क्या हो गए, आपके संवृत स्वर के अंतर्गत आ जाएंगे। आपका क्या क्या बच गए हैं, ई, ई, उ और बड़ा उ। ठीक, तो ये आपके आगे संवृत स्वर। संवृत स्वर मतलब क्या होगा, जिसमें आपका मुख पूरा क्या रहेगा, मुख द्वार बंद हो जाएगा, मुख द्वार बंद हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा उ, देखिए जब मैं बोलता हूं आ तो देखिए मुंह ओपन हो गया, लेकिन उसी को जैसे मैंने बोला उ तो देखिए मुंह क्या हो गया, पूरा मेरा बंद हो गया। तो जब फुली बंद हो जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, संवृत स्वर कहेंगे। तो संवृत स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 4। इसी प्रकार अर्धसंवृत स्वर भी कितने हो गए, ये लोग भी 4 ही हो गए। मतलब इसको तो खैर आदत है, मेनली देखेंगे तो ये 3 तक है, आ, ए और औ। और ए और ओ क्या हो जाएगा, आपका अर्धसंवृत स्वर। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यही आपको एग्जाम में कंफ्यूज करना है करेगा। अगर उसको थोड़ा सा हार्ड टाइप का देना होगा एग्जाम, तो ये इसी टाइप का देगा, क्योंकि जनरली आप सभी ये सब पढ़ते नहीं है अपने कॉलेज के दौरान या स्कूल के दौरान। तो आपको नया चीज लग सकता है, ये क्या चीज होता है भाई, संवृत स्वर, ये विवृत स्वर, ये सर वो सर। होता कुछ नहीं है, सिर्फ मुंह के अकॉर्डिंग है, नाम बस चेंज कर दिया तो आपको लग रहा है बहुत कुछ। देखिए इसमें कुछ है क्या, नहीं। फिर भी लेकिन जो पहली बार पढ़ रहा होगा वो सुनेगा, वो बोलेगा अरे क्या आ गया ऐसा करके। ठीक है, तो अब ध्यान रखेंगे, विपरीत मतलब पूरा खुला हुआ आ। ठीक है, अर्ध विपरीत मतलब कि आधा खुला हुआ आ, ए, ओ और औ। और अर्ध संवृत मतलब ए, ओ। और मुख संवृत मतलब क्या हो गया, ई, उ, ऊ। ठीक, अब आगे बारी चलते हैं हम अपने अगले प्रकार की ओर, और हमारा 5वां प्रकार है ओष्ठ की स्थिति के अनुसार। ओष्ठ की स्थिति के अनुसार कि आप जब बात करते हैं तो आपकी होठ की स्थिति के अनुसार स्वरों का उच्चारण कैसा होता है। तो इसके आधार पर 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, ओष्ठ की या होठ की स्थिति के अनुसार 2 प्रकार होते हैं। जब वित्तमुखी स्वर मतलब जब आपका होठ क्या हो जाए, आपका जो होठ है वो पूरा गोल हो जाए, वृत्त बन जाए। वृत्त मतलब क्या होता है, गोलाकार। आपका पूरा होठ जो है वो गोलाकार बन जाए। जैसे कि मैंने बोला ऊ, ठीक है, मैंने बोला ऊ, तो देखिए पूरा मेरा होठ क्या हो गया, गोला बन गया, ऊ, ऊ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेरा वृत्तमुखी स्वर। मैंने बोला ओ, मैंने बोला आओ, मैंने बोला औ, ये क्या हो गया, मेरा वृत्तमुखी स्वर। तो वृत्तमुखी स्वर मतलब क्या हो जाएगा, कि जिसमें मुख क्या हो जाएगा, गोला। ये बहुत इजी पड़ता है, अगर एग्जाम में 1-2 बार आया है, अगर आपको एग्जाम में आ जाए तो आप करके देख लीजिएगा। जो चारों ऑप्शन दिया रहेगा आप उसको बोल बोल के देख लीजिएगा। जैसे जैसे ही आप बोलेंगे ऊ तो आपका मुंह क्या हो जाएगा, एक गोलाकार बन जाएगा। आप सीधा वहां पे लगा दीजिएगा कि ऊ क्या है, वृत्तमुखी स्वर है। या बोलेगा इनमें से कौन सा वृत्तमुखी स्वर है, ऊ करते ही क्या हो जाएगा, आपका मुंह गोलाकार बन जाएगा। अब अवृत्तमुखी मतलब कि होंठ पूरी तरह गोल नहीं होगा। होंठ जो है आपका, होंठ जो है आपका वो क्या होगा, गोल नहीं होगा। तो अब जो जो बच गया उसको आप लिख दो। जैसे कि अ,
आ, ई, ई, ए और ए। ये हो गए आपके ओठ की स्थिति के अनुसार। तो आपके ओठ की स्थिति के अनुसार कितने हो गए? वृत्तमुखी स्वर और अवृत्तमुखी स्वर। आगे चलते हैं हम अगले प्रकार की ओर। हमारा अगला प्रकार है घोषत्व, या एक क्वेश्चन आ गया था, इसको आप ध्यान रखेंगे, कौवे की स्थिति के अनुसार। ये जब आएगा तो आप एकदम वो हो जाएंगे, अरे क्या है ये कौवा, वो कहां से आ गया हिंदी में। ठीक है, तो चाहे वो घोषत्व बोले, चाहे अलीजीवा बोले, चाहे कौवे बोले, ये दोनों ही एक ही केस है। ठीक है, तो इसके अनुसार ये सब क्या हो जाएगा, मतलब एक्चुअली इसका आपका हवा का कमोबेशी है। तो ये बोलेगा कि क्या है ये, तो इसके दो प्रकार है, मौखिक और, या इसी हमें क्या कहेंगे, निरनुनासिक, और एक होगा अनुनासिक। कुछ नहीं है, सिंपल सा है। इसमें क्या होगा, हवा केवल मुंह से निकलेगा। ठीक है, तो जब हवा केवल मुंह से निकलेगा तो हम उसको बोलेंगे मौखिक या निरनुनासिक स्वर। और जब आपका जो हवा है, जो आपका हवा है वो मुंह प्लस नाक दोनों से निकल जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे दोस्तों? तो हम उसे बोलेंगे अनुनासिक स्वर। जैसे अगर एक एग्जांपल देखूं, मैंने बोला आ ई, जैसे मैंने ये लिखा आ ई, हवा मेरी कहां से पास हुई? हवा मेरी मुंह से पास हुई। ठीक है, नाक से पास हो रही है क्या? नहीं पास हो रही है, हवा मेरी केवल मुंह से पास हो रही है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, मौखिक या निरनुनासिक स्वर। तो ऐसे एग्जाम में बोल देगा कि इनमें से कौन सा मौखिक या निरनुनासिक स्वर का एग्जाम्पल है या उदाहरण है, ऐसे करके। ठीक है, तो आ ई मतलब जिसमें आपका केवल मुंह से निकल रहा है। उसी तरह अनुनासिक मतलब मुंह प्लस नाक, जैसे मैंने बोला आंग, आंग। ठीक है, ठीक है, जैसे कि हमने बोला, जैसे एक शब्द आ गया आंगन, तो जब हम आंगन का उच्चारण कर रहे हैं आंगन, तो हमारा क्या हो रहा है, हवा जो है वो मुंह और नाक दोनों से निकल रहा है। ये जो आ हो रहा है, आंत बोल दिया हमने, अंत बोल दिया, तो ये क्या हो गया, हमारा नाक से भी निकल रहा है, तो इसलिए क्या हो गया, ये अनुनासिक स्वर। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा घोषत्व के आधार पर, अलीजीवा के आधार पर, या फिर आपके कौवे की स्थिति के अनुसार पर कितने प्रकार होते हैं स्वरों के, तो ये दो। इस प्रकार आपके स्वर पूरे हुए, और स्वर के अलग अलग तरह के 6 प्रकार, जिसके आधार पर हम उसका विभाजन कर सकते थे, जिससे भी कंप्लीट हुए। उम्मीद कर ठीक है, एक बार आप फिर से रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो मैंने अभी एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद कंप्लीट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, स्वरों का प्रकार तो मैंने बताया कि इस प्रकार के होता है, मात्रा के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, जीभ के आधार पर, मुंह के खुलने के आधार पर, होठ के आधार पर, और घोषत्व के आधार पर। तो हमने बता दिया कि मात्रा के आधार पर कितने हो गए आपके, 3 ह्रस्व, लघु, दीर्घ और प्लुत स्वर। इसी प्रकार उत्पत्ति के आधार पर कितने हो गए, 2, एक हो गया आपका मूल स्वर, दूसरा हो गया आपका संधि स्वर। जीभ के आधार पर भी 3 प्रकार, अग्र, मध्य और पश्य। ठीक है, मुख द्वार खुलने की स्थिति के आधार पर 4 प्रकार आपको याद करना है, और चारों में कौन कौन सा याद रहेगा वो मैंने बता दिया। और फिर उसके बाद वित्रमुखी और अवित्रमुखी ओठ की स्थिति के अनुसार पर, और अंतिम में अलीजीवा और घोषत्व के आधार पर 2 प्रकार। तो इस प्रकार हमारे स्वर की आज जो ये क्लास है वो कंप्लीट होगी। आगे की क्लासेस में हम व्यंजन के बारे में चर्चा करेंगे, और उसके आगे क्लासेस में हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें से रिलेटेड कि किस वर्ण, यानी कि स्वर और व्यंजन का उच्चारण कहाँ से होता है। कि जैसे आपसे पूछा जाए व का उच्चारण कहाँ से होता है, आप बोलेंगे दंतोष्ठ से होता है। तो ये सब चीजों को मैं आगे बताऊंगा, साथ ही साथ मैं ट्रिक भी बताऊंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आता है कि बोल दिया कि डा का उच्चारण कहाँ से होता है, तो मूर्धा से होता है। देखिए सेकंड मैंने बताया, वैसे आप भी बताएंगे, मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा। ठीक है, तो मैं जो भी पढ़ाने वाला हूँ वो मैं टोटल एज अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। ऑलरेडी मेरे पास 7 से 8 एग्जाम मैं निकाल चुका हूँ, ऑलरेडी आई एम गवर्नमेंट एम्प्लॉई। ठीक है, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप भी जल्द से जल्द नौकरी पाएं, सरकारी नौकरी के आपके सपने को साकार करें। ठीक है, तो अंत तक इस वीडियो में मुझसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।